आकांक्षा ने चहकते हुए अपने मायके में प्रवेश किया और सबसे पहले वह अपनी नई नवेली भाभी पारुल से मिली। हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंककर पारुल ने कहा और आकांक्षा के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफर में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आकांक्षा को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी के हुए हैं। पारुल का चमकता चेहरा एकदम बूझ सा गया है। आकांक्षा अपनी माँ से मिली तो माँ उसे गले से लिपटाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तू इतना सामान अटैची में लेकर आ गई। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, पर ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ पतली दुबली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? आकांक्षा ने कहा, केवल काला और सफेद ब्लाउज ले आती तो काम चल जाता। माँ ने उसे जवाब दिया, अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए पारुल ने कटाक्ष किया था। आकांक्षा के मन में कुछ चुभा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई और हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद पारुल ने नाश्ता लगा दिया, पर आकांक्षा बार बार यही अनुभव कर रही थी कि पारुल जो कुछ भी कर रही है उसके साथ महज एक औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी आकांक्षा को कुछ याद आया। बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आकांक्षा ने एक खूबसूरत सा बैग पारुल को थमाते हुए कहा। पारुल ने उचटती नजर से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। पारुल असमंजस की स्थिति में उसे लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही है? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर में कहा। माँ, भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नई है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। आकांक्षा का अपनापन पाकर पारुल के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो आई आंखें आकांक्षा से छिपी न रह सकी। आकांक्षा सभी के लिए कोई ना कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन कोमल के लिए सलवार सूट, रजनीश के लिए नेक टाई और कुंदन के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे और पारुल चुप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? आकांक्षा ने टोका। पारुल एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन देखने लगी। भला क्या उत्तर दे? तभी कुंदन ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वे तो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएंगी। कुंदन, तू बहुत बोलने लगा है, माँ ने झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ, कुंदन ठीक ही तो कह रहा है। रजनीश ने समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। माँ का जुबान में कड़वाहट घुल गई। आकांक्षा, तुम्हें बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूँ तो कहती है कि मैं पारुल का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही पारुल उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन पारुल सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा? जिस तरह आकांक्षा अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह पारुल भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई मनीष के लिए टी शर्ट
और अपनी मम्मी के लिए शाल अपने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी। मम्मी पापा और मनीष उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। आकांक्षा, कोमल, माजी तथा कुंदन के लिए भी पारुल कितने अच्छे उपहार लाई थी। रजनीश ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वह कश्मीरी कुर्ता जिसे पहनकर उसने फोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश लौटे थे वे और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम गाउन, कोमल के लिए कश्मीरी कुर्ता, कुंदन के लिए घड़ी और आकांक्षा के लिए गरम शॉल। माँ जी एक एक सामान देखती रही और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नजर पारुल के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी। कोमल ने कहा, भाभी क्या यह माला भी वहीं से ले ली थी? बड़ी प्यारी है। और पारुल ने वह माला गले में से उतारकर कोमल को दे दी थी। कोमल ने पहनकर देखी तो माँ जी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ी जम रही है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने में चमक खराब हो जाएगी। रजनीश और पारुल हतप्रभ से रह गए। रजनीश द्वारा पारुल को दिया गया प्रथम प्रेमोपहार कोमल और माँ जी ने इस तरह झटक लिया, इसको दुख पारुल से अधिक रजनीश को था। रजनीश कुछ कहना चाहता था कि पारुल ने आँख के इशारे से मना कर दिया। 2 दिन बाद पारुल का इकलौता भाई मनीष उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल डाला, दीदी यात्रा कैसी रही, मेरे लिए क्या लाई, अभी दिखाते हैं। कहकर पारुल माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी मनीष और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी जरा वो दे दीजिए। तुम भी कैसे बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उनसे कहने की जरूरत क्या है? फिर कल कोमल का विवाह करना है, उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर पारुल का मन धुआं हो उठा। अब भला मनीष को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभालकर मुस्कुराती हुई लौटकर वह मनीष से बोली, तुम्हारे जीजा जी आ जाएं तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात बन गई, लेकिन रजनीश के लौटने पर पारुल ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी प्रकार रजनीश केवल मनीष की टी-शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। पारुल को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद पारुल के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिली वे सब माँ जी ने उठाकर रख ली और अब स्वयं कहीं पड़ोस में भी जाती तो पारुल की ही साड़ी पहनकर जाती। कोमल ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर पारुल की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। पारुल का मन बड़ा दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता रजनीश भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? आकांक्षा की आवाज सुन पारुल वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो दीदी। भाभी तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1 और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? कमरा मैं ठीक कर दूं? रजनीश को तो कुछ होश रहता नहीं और कोमल को तमीज नहीं। आकांक्षा ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर दूंगी दीदी, अभी तो
शाम के खाने की व्यवस्था कर लूं? पारुल ने उठते हुए कहा। शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे। मैंने माँ से कह दिया है। माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी। मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ, क्या बात है? मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूँ। रजनीश भी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। आखिर बात क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है। सभी कुछ तो ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने तुम्हें कश्मीर से क्या दिलाया? पारुल एक बार फिर संकोच से गड़ गई। आकांक्षा को क्या जवाब दे? यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ। पारुल ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या? बस घूम आए। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और पारुल ने एल्बम आकांक्षा को थमा दी। चित्र देखते देखते आकांक्षा एकदम चिहुक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने? अब तो पारुल के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की गांठें आकांक्षा के सामने खोल दी। आकांक्षा गंभीरता से सब सुनती रही। फिर पारुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ। रजनीश भी आता होगा। पारुल मन ही मन डर रही थी कि अब क्या होगा। वह सोचने लगी कि आकांक्षा से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत। बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे, पर पारुल सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद सारी रात अजीब कश्मकश में बीती। रजनीश भी पारुल को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर पारुल ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद आकांक्षा ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी कर लो। मैटिनी शो देखने चलेंगे। उर्वशी में अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी काम से निपटे। पारुल भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी कोमल ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप यह माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही कोमल ने घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। पारुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। रजनीश भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? सब पिक्चर देखने गए, लेकिन कोमल और माँ जी घर पर रह गए। पारुल और रजनीश पिक्चर देखकर लौटे तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था। सब कुछ एकदम बदला बदला सा था। पारुल ने देखा आकांक्षा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। पारुल को समझते देर न लगी कि यह सारा चमत्कार आकांक्षा दीदी की वजह से हुआ है। रजनीश कुछ समझा कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से आकांक्षा को जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। पारुल आकांक्षा के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना आकांक्षा दीदी कह रही थी, माँ पारुल के साथ जो सलूक तुम करोगी वही सलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नहीं है। उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत, बल्कि उसे दो। और कोमल, तू भी भाभी की कोई चीज अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई है एक एक कर खोल दो। याद रहे फिर कोई गांठ न लगे। और पारुल चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़े आंसू बहा रही थी। दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर पारुल ने